हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जो अपनी जीएस की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं उसी में एक ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन रखे हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पहले देखिए, और इसमें आपको क्वेश्चन ये है कि आपको जल्दी करना है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज पढ़ रहा हूँ तो आपको क्या करना है कि पहले पॉज कर लेना वीडियो, फिर क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन आराम से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू है। मतलब एक क्वेश्चन है, उसके मल्टीपल चॉइसेस दिए गए हैं और फिर ऑप्शन रखे गए, तो आराम से पढ़ना। लेवल थोड़ा हार्ड लगे तो घबराना मत, आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े से ईजी होंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल डिटेल में भी हम चीजों को जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिक्स संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उम्मीद है मेरी आवाज भी आज सही आ रही होगी। ब्रिक्स संगठन के बारे में यहां पर बात करने की बात कर रहा है। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो यह बात कर रहा है BRICS, ब्रिक्स के बारे में। क्या है, हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि करंट में ये चर्चाओं में भी रहा है। यह कह रहा है कि ब्रिक्स वर्तमान में 10 सदस्य समूह बन गया है। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 5 नए सदस्यों में ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 5 नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स का नया नाम BRICS+5 हो गया है। तो क्या अब ये ऐसा हो गया है? तो जरा ध्यान से समझना क्या है। ब्रिक्स हालिया दिनों में चर्चाओं में आया है। जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इस स्टेटमेंट की, तो हालिया दिनों में आप 2023 में देखेंगे और 1 जनवरी 2024 से इसमें कुछ देश ऐड हुए हैं। कितने? पहले ब्रिक्स में क्या हुआ, ब्रिक्स जितने देशों का था उसमें 6 देश ऐड हुए थे। 6 देश ऐड हुए थे तो टोटल संख्या 11 हो गई थी, लेकिन एक देश ने बाहर आने का इसमें निर्णय लिया, जो है अर्जेंटीना। ठीक है, तो अर्जेंटीना इसमें से नहीं है। अगर अर्जेंटीना इसमें नहीं है तो भाई 6 की जगह कितने हो गए? 5 हो गए। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि ब्रिक्स 5 तो यहां हो गए। यह है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये यहां पर हम बात करते हैं, इस ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। इसके बाद 5 नए सदस्य देशों में अर्जेंटीना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ये स्टेटमेंट सही। अब 5 और जुड़े हैं, तो ब्रिक्स के साथ 5+5 इसका नाम हो गया है। इस तरीके से स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। ठीक है, पीडीएफ में क्वेश्चन है। अगर आप हमारा पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो भाई आप जो है टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है। बात है, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस संसदीय समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? किसकी बात यहां पर हो रही है दोस्तों? यहां पर हो रही है मेरे भाई कैग की बात। किसकी बात? कैग की बात। वही कैग जिसकी मामला 148 से 151 के बीच में रखा गया है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये किसके मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? फटाफट आंसर लगाओ। तो ये कुछ संसदीय समितियां यहां पर दी गई हैं। इसको कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको कहा जाता है एस्टीमेट कमेटी, नियम कमेटी, कार्य मंत्रणा। तो देखो, जो लोक सभा संसद में हम देखते हैं समितियां हैं, वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये इसके मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में काम कर रहा होता है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? अगर प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने? तो लोकसभा से 15, और राज्यसभा से कितने? तो राज्यसभा से 7। उम्मीद है साफ साफ दिख रहा होगा और समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। कैग इसका आंसर है ना। कैग के लिए अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। और कुछ क्वेश्चन नए भी दिखेंगे, तो हार्ड मत मानना। वीडियो को अच्छे लगे क्वेश्चन तो आगे बढ़ना, प्यार से देखना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेटस से है। दीपावली घोषणा पत्र 1929 में। दूसरा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने भारत में धन निष्कासन को ईव ऑफ एवरेस्ट की संज्ञा दी है। तो ध्यान से समझना, ये दोनों ही स्टेटमेंट किस समय की बात करें तो आपको पता होगा कि 1927 में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन के बाद, साइमन कमीशन के ऊपर कई सारी चीजें रखी गई। ठीक, साइमन कमीशन के बाद भारतीयों को चुनौती देते हुए यह कहा गया कि भैया आप अपने लिए, अगर आपको साइमन कमीशन नहीं आपको चाहिए, आपको अंग्रेजों की बात नहीं समझे, तो आप अपना कोई कमेटी बनाओ और सर्वदलीय कमेटी बनाओ कि भारत में जितने भी दल हैं उन सबको यह हो कि भाई वो सब सहमत हों एक संविधान के साथ। तो इस साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में 1928 में एक आयोग बना जिसे आप कहते हो नेहरू आयोग, नेहरू कमीशन।
ठीक है, नेहरू कमीशन 1928 में। यहीं से डोमिनेंट स्टेटस की बात हुई और यहीं से जुड़ करके 1929 में जो हमारा जब 1929 में जो हमारा अधिवेशन हो रहा था उसी से ठीक पहले दीपावली घोषणा पत्र पर बात हुई। दीपावली घोषणा पत्र यह कहता है कि डोमिनियन स्टेटस को हम समर्थन नहीं देते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, दादा भाई नौरोजी ने बिल्कुल धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और धन निष्कासन को दुनिया की सबसे बड़ा लूट कहा था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, यहां पर सही हो जाते हैं। नोट कर लेना जहां पर तुमको ऐसा लगे कि नोट करना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है तो नोट करने में देरी मत करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पॉलिटी से था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आपको समझ आएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संस्था है। इसमें आपको ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, उपभोक्ता मामले विभाग या व्यय प्रबंधन आयोग। तो देखिए, व्यय प्रबंधन जो आयोग है वो इस बात का ध्यान देता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो मुद्रास्फीति के साथ क्या इंपॉर्टेंट है, कीमत का स्थिरता बनाए रखना। कीमत स्थिरता के लिए कौन काम करता है, तो वो काम करता है व्यय प्रबंधन आयोग। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक भी जो है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय करता है, लेकिन उसका संबंध किस चीज से है, तो उसका संबंध है मौद्रिक नीति से। ठीक है, उसका संबंध किस चीज से है, उसका संबंध है मौद्रिक नीति से। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और आराम से करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसों में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ये वो कह रहा है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा आप जानते हैं, अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं, पीएच स्केल की बात करूं तो 0 से 7 तक अम्ल वर्षा का पीएच माप होता है, अम्ल वर्षा होती है। ठीक, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि कौन शामिल नहीं है। मैं कह दूं कि अगर शामिल नहीं के बदले आप शामिल है को पढ़ लो तो बात बन जाएगी। क्या ओजोन है, नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड के घटक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर इस क्वेश्चन को है करके पढ़ लो कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसों में सम्मिलित है। कौन सी गैसें हैं जो सम्मिलित हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जो बात आप कह रहे हो NO2, तो इस पर बात हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये दो आंसर इसके हो जाएंगे। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। 1 और 3 हो रहा है, 2 और 3 हो रहा है, 2 और 3 ऑप्शन में नहीं है शायद। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्लू कार्बन क्या है, ब्लू कार्बन क्या है। आराम से पढ़ करके आंसर देना। ब्लू कार्बन क्या है, आपको पता है कि पर्यावरण एनवायरनमेंट के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो जनरल अवेयरनेस बेस्ड होते हैं। अगर यहां पर आप देखो कि ये कार्बन की बात कर रहा है कि तो कहीं ना कहीं ये कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बात कर रहा होगा। क्या ये महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कथन है, मतलब उससे संबंधित है। वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन की बात हो रही है, ये कार्बन होगा यहां पर। ठीक है, ये कार्बन होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन की बात है या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन की बात हो रही है। तो जैसे ही आपने वर्ड देखा ब्लू, तो ब्लू जो है, ब्लू है पानी, पानी महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित या संग्रहित कार्बन की बात यहां पर हो रही है, उस पर यह बात की जाएगी। ठीक है, ब्लू कार्बन का संबंध इस चीज से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला देखो, मुगल काल की बात यहां पर है। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था। आराम से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में लिए गए हैं। ठीक है, तो मुगल काल के पदाधिकारियों की बात हो रही है, कारकुन, आमिल, सिपा सलार, मीर ए बहर। ठीक है, तो अगर मैं मुगल काल की बात करूं तो मुगल काल में जो प्रांत है, मुगल काल में जो प्रांत है, प्रांत को कहा जाता था सूबा। ठीक, और जिले को क्या कहा जाता था, तो आप कहोगे सर जिले को कहा जाता था सरकार। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहीं पर बस आपने बताना है कि वो कौन सा पदाधिकारी है जो नदी को पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करता था। तो आंसर है मीर ए बहर। मीर ए बहर जो है ये काम करता था सेना को नदी पार कराने के लिए, पुलों और नावों की व्यवस्था। सेना की बात नहीं है, सेना की बात आती तो सिपा सलार यहां पर है ही, क्या दिक्कत है ना, लेकिन ये नदियों को पार कराने की बात हो रही है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, मीरे बहर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपने कर लिया होगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ जाओ, इजी क्वेश्चन है। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन यहां पर हैं, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, मास्टर सूर्यसेन और बाल गंगाधर तिलक। तो देखो जितने भी बच्चे चंद्रशेखर आजाद को आंसर कर रहे हैं गलत है, सचिंद्र सान्याल कर रहे हैं गलत है। मास्टर सूर्यसेन की बात करें तो चटगांव की जो घटना थी, चटगांव शास्त्रागार की जो घटना थी वो इनसे रिलेटेड है। आंसर है बाल गंगाधर तिलक, आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने गणेश की पूजा, ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी इनको फेमस किया, एक तो ये है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने केसरी और मराठा नाम के पत्र भी चलाए थे, ठीक है, केसरी और मराठा नाम के पत्र चलाए थे। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, लाठी क्लब की बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो जरा ध्यान से मेरी बात समझना, बूढ़ी गांधी कहा जाता है दोस्तों, प्यारे बच्चों, किसे कहा जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में इनकी खूब बात पिछले 6 महीने में हुई है। मातंगिनी हजारा की ये बात है, मातंगिनी हजारा की ये बात है, ठीक है। आपने बताना है कि ये कौन से स्टेट से आती थी। ऐसा क्यों पूछ रहा हूं कि कौन से स्टेट से आती थी, क्योंकि ये स्टेट भी बड़ा खूब न्यूज में रहा है। अगर आप इसको पढ़ोगे, थोड़ा सा भी डिटेल में जाओगे, मातंगिनी हजारा सर्च करोगे तो आप यहां तक पहुंच जाओगे, डिटेलिंग मिलेगी, क्वेश्चन अच्छा होगा, एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगला देखो, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको थोड़ा सा सही कर लो, यहां पर भारतीय संविधान की बात यहां पर कर लीजिए। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या बात है, क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है? तो जरा ध्यान से एक बात मेरी समझना कि देखो अभी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जल्दी ही, लेकिन उससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरने की कोशिश करी। हालांकि विपक्ष के पास इतने नंबर ही नहीं थे कि वो अविश्वास प्रस्ताव जैसा कोई प्रस्ताव जो है वो रख पाए, वहां पर ला पाए और उसको पास करा पाए। रख तो पाएगी बिल्कुल। तो इस संविधान में क्या कहा गया इस पर बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा कथन सही होगा ये बताना है, ठीक। तो पहला है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये सही है, कितने बच्चे कह रहे हैं कि सही है? जितने बच्चे कह रहे हैं कि सही है, बिल्कुल आप सही हो। अगला देखो, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये गलत है, केवल लोकसभा में नहीं बल्कि संसद में किया जा सकता है। कितने बच्चे सोच रहे हैं? प्यारे बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है तो आप गलत हो, क्योंकि हाँ ये स्टेटमेंट सही है सर, क्योंकि केवल जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। प्यारे बच्चों, संसद के प्रति नहीं होती, राष्ट्रपति के प्रति नहीं होती, किसके प्रति होती है? लोकसभा के। ये मंत्रिपरिषद की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। बिल्कुल 50 सदस्यों का जो समर्थन है वो क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। कम से कम 50 सदस्य तो साइन करके देंगे। क्या आ रही है क्या बात समझ में? तो हम कह सकते हैं 1, 2, तीनों ही स्टेटमेंट अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है। आराम से इस क्वेश्चन को देख लो और आराम से नोट कर लो, यही सच है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन, और काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, सिंपल सा है तो बड़ा आसान है, नीचे ऑप्शन इसके कुछ है नहीं, यहीं पर मैच करके इसको फाइनलाइज कर लेना आराम से। भारत के संविधान में अगर अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो 8 थी। 8 के बाद में 4 ऐड हुई, 4 ऐड में 9, 10, 11 और 12 है, ठीक। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? तो बच्चा इसको याद करके बैठा है आज की डेट में। 10वीं अनुसूची में सर दल बदल है। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो छोड़ो, इसको बाद में आते हैं। 7वीं अनुसूची, इसको हटा दो। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है ना। आपने देखा होगा कि राज्य संघ, जिसे केंद्र भी कह सकते हैं, राज्यों के बीच संघ नहीं, केंद्र कर लो,
ठीक है। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के विषय में सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें लैंड रिफॉर्म से संबंधित कई सारे कानून हैं। तो इसमें 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों की विधि को रखा गया है, कुछ अधिनियमों की विधि को। कौन से अधिनियम है? तो राज्यों ने जो लैंड लॉ कानून बनाए हैं उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हाल के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? कनारी, फ्लोरिडा धारा, क्यूराइल, अगुल्हास, कौन सी हिंद महासागर से संबंधित है दोस्तों? है, ठीक है। तो देखो, कनारी की बात करेंगे तो ये तो अटलांटिक ओशियन से हो जाएगा, फ्लोरिडा की बात करेंगे तो ये भी अटलांटिक से हो जाएगा, क्यूराइल की बात करेंगे तो पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, और अगुल्हास धारा मेडागास्कर के पास जाओगे तो धारा मिलेगी जो कि हिंद महासागर की एक गर्म जल धारा है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी लाई गई है? लाल, काली, जलोढ़, लेटेराइट। तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। बड़ा सिंपल सा सवाल होता है। जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है प्यारे साथियों। कौन सी? एक होती है बांगर, एक होती है खादर, ठीक है। कोशिश हमारी ये रहती है कि कम टाइम में ज्यादा सवाल किए जाएं, ताकि इसीलिए मैं जल्दी पढ़ रहा हूं। आप चाहें तो इसको रोक करके पढ़ सकते हैं। नदियों द्वारा लाई जाती है बांगर और खादर। बांगर कौन सी है? तो ये पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ठीक है। नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। हालिया दिनों में HDI इंडेक्स जारी हुआ है। कौन सा इंडेक्स? HDI। इसमें आपने बताना है इंडिया की रैंक कितनी है, रैंक, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी बताना है। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा है वो कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। आउटलुक रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। जब इतनी बात हो रही है तो ध्यान से समझना कि कौन सा, क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, ये है। तो दोस्तों IMF जो है वो आउटलुक रिपोर्ट देता है। साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी ये प्रकाशित करता है। तो रिवीजन बराबर होते रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक है, आराम से करना, घबराना नहीं अगर नहीं आ रहे हो क्वेश्चन तो। देखो, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। आपको पता होगा 2015 में UN ने सस्टेनेबल गोल दिए थे। कितने सस्टेनेबल? तो 16 गोल सस्टेनेबल थे, और 17वां गोल ये था कि वो इनको अचीव करेंगे, ठीक है। तो 2015 में ये करे थे, इन पर बात चल रही है। ये SDG इंडेक्स के नंबर दिए जाते हैं, और साथ में पूछा जाता है कि भैया किस नंबर पर कौन सा SDG गोल जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो हमने रखा है। तो यहीं पर कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने रखे हैं। अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो आगे वाली क्लास में मैं इसे ट्रिक से याद आपको करवा दूंगा। ध्यान से समझना, हमारे पास 16 है, लेकिन यहाँ पर 10, 13, 14, 15 की बात की गई है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कह दूं कि हर बच्चे का एक टेस्ट हो और हर बच्चे के 10 में से 10 नंबर आए, सबको 10 में से 10 नंबर दे दो, किसी को भी मत रोको, तो आप कहोगे मतलब सबको बराबर कर दें क्या? सबको बराबर कर दें, सबको 10-10 दे दो। तो सबको 10-10 दे देंगे तो समानता आ जाएगी, मतलब असमानताओं में कमी हो जाएगी। क्या कहते हो? ठीक है। अब बाबू देखो, अगर जलवायु का तुम ध्यान रखोगे, अगर तुम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करोगे, अगर तुम प्रदूषण कम करोगे, तो जलवायु तेरा भी ध्यान रखेगी, जलवायु मेरा भी ध्यान रखेगी, जलवायु तेरा भी ध्यान रखेगी, मेरा भी ध्यान रखेगा, और जलवायु में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे इसको याद कर लो। आगे देखो, 14 और 15 को देखना है, तो बस याद रखना कि 14 और 15 किसकी बात कर रहा है? 15 कह रहा है भूमि पर जीवन, ऊपर जीवन, और 15 से नीचे आता है 14, तो भैया जल के नीचे होगा जीवन। ये 14 SDG इंडेक्स 14 है। इस तरीके से आपको ये याद करना है प्यारे साथियों। अच्छा लगे तो आगे देख लेना, किसी को भी मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आंसर दोगे तो चौथे का डी का होगा 2, डी का 2 एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर होना चाहिए, और पहले का 3 है। ठीक है, ठीक है। तो ये आज के कुछ अच्छे से क्वेश्चन हमने लाने की कोशिश करी। उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको समझ आएगी। दोस्तों, PDF और GS की फ्री क्विज जो रात को हमारे टेलीग्राम चैनल पर 10 बजे स्टार्ट होती है, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप C के चैनल के साथ। तो ये वीडियो देखिए, आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट और भी अच्छे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।